क्विक के सत्र में आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट पर। वो है स्टैक डेटा संरचना। हमारे पास एक अच्छा स्रोत भी है इस पर, स्टैक डेटा संरचना का परिचय। तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये क्या है, कैसे काम करता है और इतना जरूरी क्यों माना जाता है। जी तो शुरू करते हैं। ये स्टैक आखिर चीज क्या है? देखिए, स्टैक एक लीनियर डेटा संरचना है। मतलब इसमें डेटा एक लाइन में, एक क्रम में होता है। अच्छा, पर इसकी सबसे खास बात है इसका काम करने का तरीका। वो है लाइफो। लाइफो? हाँ, लाइफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, या कुछ लोग फीलो भी कहते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। बात एक ही है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे जैसे हम प्लेटों का ढेर लगाते हैं घर में, जो प्लेट सबसे आखिर में सबसे ऊपर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही उदाहरण है। वही प्लेट सबसे पहले उठाई जाती है ना। हाँ हाँ, वही। बस यही स्टैक का मूल सिद्धांत है। और सारे ऑपरेशन, मतलब कुछ डालना हो या कुछ निकालना हो, हाँ, वो सब एक ही सिरे से होते हैं। उस सिरे को कहते हैं टॉप। अच्छा, टॉप। तो मतलब सब कुछ टॉप पर ही हो रहा है, समझ गया। तो फिर इसमें डेटा जोड़ने और हटाने के जो मुख्य ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं और कैसे काम करते हैं ये? हाँ, तो दो मेन ऑपरेशंस हैं। एक है पुश और दूसरा है पॉप। पुश और पॉप? जी, पुश का मतलब है स्टैक के टॉप पर एक नया एलिमेंट, एक नया तत्व डालना, जैसे ढेर पर एक और प्लेट रख देना। ठीक है। लेकिन हाँ, पुश करने से पहले एक चीज देखना जरूरी है, कहीं स्टैक पहले से भरा हुआ तो नहीं है। अच्छा, मतलब जगह है भी या नहीं? हाँ, अगर स्टैक अपनी पूरी कैपेसिटी तक भरा है, मान लीजिए साइज 5 है और 5 एलिमेंट पहले से हैं, तो उसे ओवरफ्लो कहते हैं। ओवरफ्लो? जी, उस हालत में आप और कुछ पुश नहीं कर सकते। और अगर हटाना हो तो उसके लिए आपने कहा पॉप? हाँ, पॉप। पॉप ऑपरेशन टॉप पर जो भी एलिमेंट है उसे हटा देता है। जैसे सबसे ऊपर वाली प्लेट उठा लेना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी जैसे पुश में ओवरफ्लो चेक करते हैं, पॉप में अंडरफ्लो चेक करना होता है। अंडरफ्लो मतलब ये कि कहीं स्टैक खाली तो नहीं है। अगर स्टैक में कुछ है ही नहीं हटाने के लिए, तो पॉप क्या करेगा? हाँ, सही बात है। जी, तो उस स्थिति को अंडरफ्लो कहते हैं। अगर स्टैक खाली नहीं है तो पॉप ऑपरेशन टॉप वाले एलिमेंट को हटाएगा और उसका मान हमें दे देगा। समझ गया। पुश, पॉप, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, इनके अलावा भी क्या कोई और ऑपरेशंस होते हैं जिनका जिक्र स्रोत में था? जी हाँ, कुछ और सहायक ऑपरेशंस भी हैं जो काफी काम आते हैं। जैसे एक है पीक, या उसे टॉप भी कहते हैं। पीक, ये क्या करता है? पीक बस हमें ये बताता है कि टॉप पर कौन सा एलिमेंट है, बिना उसे हटाए? हाँ, मतलब सिर्फ झांक कर देखना। अच्छा, सिर्फ देखना, हटाना नहीं। ठीक है। हाँ, और फिर इज एम्प्टी और इज फुल जैसे ऑपरेशंस भी होते हैं। ये तो नाम से ही लग रहा है, इज एम्प्टी बताएगा कि खाली है या नहीं। बिल्कुल। और इज फुल बताएगा कि पूरा भरा है या नहीं। ये पुश और पॉप करने से पहले जांचने में मदद करते हैं ताकि ओवरफ्लो या अंडरफ्लो ना हो। सही है। ये तो हुई इसकी तकनीकी बातें, लेकिन असल जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होता है ये स्टैक? मतलब इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण हैं रोजमर्रा की जिंदगी से। अरे बहुत सारे हैं, हम रोज इस्तेमाल करते हैं और शायद हमें पता भी नहीं चलता। सच में? जैसे आप कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे हैं, गलती हो गई, आप अंडू करते हैं ना, Ctrl+Z। हाँ बिल्कुल, अंडू तो बहुत काम आता है। वो अंडू फंक्शन स्टैक पर ही काम करता है। हर एक्शन एक स्टैक में पुश होता जाता है और अंडू करने पर वो लास्ट एक्शन पॉप हो जाता है। अरे वाह, ये तो सोचा ही नहीं था। और वेब ब्राउजर का बैक बटन, वो कैसे? आप जिस क्रम में वेबसाइट खोलते जाते हैं वो एक स्टैक में जाती हैं। जब आप बैक दबाते हैं तो पिछली वेबसाइट स्टैक से पॉप होती है और आपको दिख जाती है। कमाल है। मतलब ये अंडू और बैक बटन जैसी आम चीजें भी स्टैक की वजह से चल रही हैं। और क्या उपयोग हैं इसके? गणित के एक्सप्रेशन हल करने में इसका इस्तेमाल होता है। कोड में ब्रैकेट्स, मतलब पैरेंथेसिस सही से लगे हैं या नहीं, वो जांचने में भी स्टैक बहुत मददगार है। अच्छा। और प्रोग्रामिंग में तो ये बहुत ही मौलिक है, खासकर रिकर्शन को संभालने के लिए। रिकर्शन? हाँ, ये सुना है। जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है ना, उसमें स्टैक कैसे मदद करता है? जी, देखिए, जब एक फंक्शन खुद को या किसी और फंक्शन को कॉल करता है तो प्रोग्राम को याद रखना होता है कि कहाँ से कॉल आई थी और उस समय वेरिएबल्स की क्या वैल्यू थी। हाँ, ताकि वापस वहीं आ सके।
बिल्कुल। तो हर फंक्शन कॉल का अपना एक फ्रेम बनता है जिसमें उसकी सारी जानकारी होती है और वो फ्रेम स्टैक पर पुश हो जाता है। जब फंक्शन अपना काम खत्म करता है तो उसका फ्रेम स्टैक से पॉप होता है और कंट्रोल वापस पिछली जगह चला जाता है। बाप रे, ये तो काफी जटिल लग रहा है। मतलब स्टैक के बिना रिकर्शन काम ही नहीं कर सकता। सही कहा। स्टैक ही वो मेमोरी है जो फंक्शन कॉल्स का हिसाब रखती है। इसी तरह ग्राफ या ट्री जैसी डेटा संरचनाओं में एक तरीका होता है गहराई तक जाने का, डेप्थ फर्स्ट सर्च, DFS। उसमें भी स्टैक का यूज होता है। वाकई कमाल है। ये तो मतलब हमारे डिजिटल दुनिया के पीछे का एक अहम हिस्सा है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। जी हाँ। स्रोत में एक बात और थी कि इसे एरे या लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके बनाया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ता है इससे? हाँ, ये इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात है। मतलब आप स्टैक का ढांचा बनाने के लिए अंदर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एरे यूज करते हैं तो स्टैक का साइज आमतौर पर फिक्स हो जाता है, पहले से बताना पड़ता है। अच्छा। जबकि लिंक्ड लिस्ट से बनाने पर स्टैक का साइज जरूरत के हिसाब से बढ़िया घट सकता है, मतलब डायनामिक होता है। तो कौन सा तरीका चुनना है ये आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। समझ गया। तो अगर हम संक्षेप में कहें, स्टैक एक सीधी सादी LFIO डेटा संरचना है। जी सारा काम टॉप पर होता है, पुश से नया एलिमेंट जुड़ता है, पॉप से हटता है। सही। और ये अंडू रीडू से लेकर ब्राउजर के बैक बटन और यहाँ तक कि रिकर्जन जैसे जटिल कामों की भी बुनियाद है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जैसा हमने रिकर्जन और फंक्शन कॉल की बात की, हाँ। तो ये सोचना दिलचस्प हो सकता है कि जब एक प्रोग्राम चल रहा होता है और फंक्शंस एक दूसरे को कॉल करते जाते हैं, तो ये स्टैक असल में उन कॉल्स के पूरे क्रम को, हर कॉल की स्थिति को कैसे मैनेज करता है। मतलब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। हाँ। इस प्रक्रिया को अगर गहराई से समझें तो शायद इससे हमें प्रोग्राम कैसे चलता है ये बेहतर समझ आएगा और हो सकता है कोड डिबग करने में भी मदद मिले। ये एक सोचने लायक सवाल है।